वेलकम दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल सेंट्रल एकेडमी पर। आज हम शुरू करेंगे इंग्लिश को बेसिक से। बड़े सारे लोगों का ऐसा मानना है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे होते हैं, वो बोलते हैं जी इंग्लिश सब्जेक्ट, मगर इंग्लिश सब्जेक्ट ना होकर अपने आप में एक लैंग्वेज है। इंग्लिश एक लैंग्वेज है। अब कोई भी अगर लैंग्वेज है तो उसके लिए दो चीज़ों का होना बड़ा ज़रूरी है। एक, जो हम बोलते हैं वो सामने वाले के कानों तक जाए और उसका दिमाग उसको समझे। बोलने का मतलब क्या हुआ कि अगर हम कुछ बोलेंगे तो वो किसी ना किसी वे में उसके पास जाएगा, जिसको हम नाम देते हैं क्या, साउंड्स। तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली अगर हम ये देखेंगे इंग्लिश जो लैंग्वेज है वो निकलती कहाँ से, जनरेट कहाँ से होती है, साउंड से। अब ये जो साउंड्स हैं ये भी आगे दो तरह से इनको रखते हैं। एक होती है कौन सी, कॉन्सोनेंट, और दूसरी होगी वोवल साउंड। अभी हम लेटर्स पे पहुंचे नहीं है, इससे पहले हम साउंड्स की बात कर रहे हैं। साउंड्स को भी दो भागों में बांटा जाता है, एक हमारा कॉन्सोनेंट होता है और दूसरा वोवल होता है। अब कॉन्सोनेंट, वैसे साउंड्स जो है वो टोटल है 44। कितनी साउंड्स है हमारे पास टोटल? 44। इसके अंदर जो कॉन्सोनेंट साउंड्स हैं वो है टोटल 24 और वोवल साउंड्स हैं 20। अब वोवल और कॉन्सोनेंट साउंड्स में क्या फर्क है, इसको देखने के लिए हम ये देखते हैं कि वो सारी साउंड्स जो जनरेट होती है कहां से, हमारे वोकल कॉर्ड से। उनको हम बोलते हैं क्या, वोकल साउंड्स। और जो वोकल कॉर्ड से जनरेट नहीं होंगी उनको हम नाम देते हैं कॉन्सोनेंट साउंड्स का। आगे इन्हीं साउंड्स को हम तीन पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। सबसे पहले आती है शॉर्ट साउंड, फिर लॉन्ग साउंड और फिर लेजी साउंड। अब नाम से ही हमें पता चल रहा है वो सारी साउंड्स जिनको बोलने में ज्यादा मुश्किल ना हो। जैसे मैंने नाम लिखा यहां पे शीट, इसका अपना एक मतलब है, और अगर इसी को मैं लिखूं लॉन्ग साउंड में तो ये हो जाएगा शीट। और लेजी साउंड्स कौन सी होंगी, वो सारी साउंड्स जिनको जनरेट करने में स्पार्क नहीं आता। जैसे हम बोलते हैं एग। इतना सा फिर से देख लेते हैं। इंग्लिश एक लैंग्वेज है जो जनरेट हुई साउंड से। साउंड्स हमारे पास आई दो, एक कॉन्सोनेंट और दूसरी वोवल साउंड्स। टोटल साउंड्स हमारे पास होगी 44। कॉन्सोनेंट साउंड्स हमारे पास होगी 24 और वोवल साउंड्स हमारे पास होगी 20। साउंड्स को आगे हमने तीन पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, वोकल, अपना शॉर्ट साउंड, लॉन्ग साउंड्स और लेजी साउंड्स। अब ये जब साउंड्स मिलेगी, जब साउंड्स मिलती, अच्छा एक चीज और है, आप हमेशा इस चीज को याद रखेंगे कि हर एक साउंड को निशान नहीं दिया गया, हर एक साउंड को जो है ना लेटर नहीं दिया गया। तो ये साउंड्स मिलके आगे बनाएंगी क्या, लेटर्स या अल्फाबेट। अब इन लेटर्स या अल्फाबेट की मैं बात करूं इससे पहले मैं आपके सामने दो क्वेश्चन लिखता हूं जो सीडीएस के एग्जाम में रिसेंटली पूछे गए थे। जैसे आपके सामने क्वेश्चन सीडीएस के एग्जाम में क्वेश्चन आया था क्या, राम एंड श्याम, राम एंड श्याम। क्वेश्चन था हमारे पास, आउट ऑफ राम एंड श्याम द लेटर वाज अ डॉक्टर। अब बड़े सारे बच्चे क्या करते हैं कि वो फ्लो में पढ़ते हैं और देखते हैं कि सारा कुछ ठीक जा रहा है, मगर यहाँ पे जब हम देखें तो ये लेटर जो है ये अपने आप में किसके लिए यूज हो रहा है, जबकि यहाँ पे आना क्या चाहिए था, द लेटर, मतलब बाद वाला, कि राम और श्याम में से जो बाद वाला है वो अपने आप में क्या है, डॉक्टर। और ऐसा ही एक क्वेश्चन और पूछा गया था कि एट द एज ऑफ 6, at the age of 6 she learned alphabets। अब बड़े सारे बच्चे ये सोचते हैं कि अल्फाबेट्स जो है वो अपने आप में बड़े सारे हैं, तो इसका प्लूरल जो है वो सही है,
जबकि हमने ये देखा कि लेटर्स जो है वो टोटल कितने हो गए हमारे पास 26, और ये 26 लेटर्स ही अपने आप में क्या कहलाए, अल्फाबेट। तो हमें ये पता चला कि इसका प्लूरल करके खासा फर्क नहीं पड़ता है। मतलब देख लेते हैं एक बार, कहां पहुंचे हम, इंग्लिश, हाँ जी, लैंग्वेज कहां से आई, साउंड से। साउंड को जब हमने वो किया, आ गया है हमारे पास लेटर्स या अल्फाबेट। अब ये लेटर्स या जो है वो टोटल कितने हैं, 26। अब 26 लेटर्स को भी आगे हमने डिवाइड किया दो पार्ट में। एक हमारा हो गया कॉन्सोनेंट और दूसरा हो गया वोवल। वोवल आप सबको पता है कौन से, ए, ई, आई, ओ और यू। और इसके अलावा हमारे पास जितने भी लेटर्स बचते हैं वो सारे कॉन्सोनेंट में। अब ये लेटर्स और अल्फाबेट्स मिलके जो साउंड जनरेट करेंगे ना, जो मीनिंगफुल एक साउंड जनरेट करेंगे, उसको हमने नाम दिया वर्ड का। तो अगर वर्ड की डेफिनेशन देखी जाए तो क्या होगी, अ मीनिंग फुल यूनिट ऑफ लेटर्स। मतलब लेटर्स को जोड़कर आने वाली ऐसी साउंड जिसका कोई ना कोई मीनिंग हो। अब मैंने यहां पे यूनिट क्यों लिखा, अगर मैं आपके सामने वर्ड, अगर वर्ड की अपने आप में कोई मीनिंगफुल साउंड होती, तो अगर मैं यहाँ पे ACR लिख देता तो इसका भी अपने आप में कोई ना कोई मतलब होना चाहिए था। जबकि ऐसा नहीं है। जब हम वर्ड्स को एक सिस्टेमेटिकल वे में लिखते हैं तभी उसका जाके मतलब निकलता है, जैसे CAR, कार। अब ये जो वर्ड है इसी का पार्ट ऑफ स्पीच है, इसी वर्ड के अपने पार्ट ऑफ स्पीच है, जो टोटल आप सबको पता है कितने 8 हैं। हमारे पास आ गया वर्ड। वर्ड के अपने पार्ट ऑफ स्पीच है जो अपने आप में कितने 8। फर्स्ट कौन सा है हमारे पास, है नाउन, जिनकी मैंने छोटी छोटी डेफिनेशंस बनाकर आपके सामने रखने की कोशिश की है। नाउन क्या है, एक नेमिंग वर्ड है, किसी भी पर्टिकुलर का नाम। प्रोनाउन क्या है, जो नाउन को रिप्लेस करेगा। अगर किसी भी सेंटेंस के अंदर 2 बार हमारे पास नाउन आ रहा है तो वो सही नहीं रहेगा, तो उस नाउन को रिप्लेस करने के लिए हम यूज करते हैं प्रोनाउन का। एडजेक्टिव, एडजेक्टिव क्या है, जो क्वालिफाई करे किसी नाउन या प्रोनाउन को। वर्ब है जो रिप्रेजेंट करता है एक्शन, पोजेशन या हैपनिंग। कैसे, ये देख लीजिए एक बार। अगर मैं बोलूं आई रीड अ बुक, तो मेरे एक्शन को रीड जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर मैं इसी को बोलूं कि आई हैव अ कार, अब कार जो है उस पर मेरा पोजेशन है, मतलब मेरा अधिकार है, तो वो अधिकार जो दिखा रहा है वो हैव दिखा रहा है, मतलब यहाँ पे क्या दिखा रहा है, पोजेशन। और मैं बोलूं कि आई एम अ गुड स्टूडेंट, तो मेरा अच्छा स्टूडेंट होना जो दिखा रहा है वो क्या दिखा रहा है, हैपनिंग को दिखा रहा है। तो इसका इन शॉर्ट अभी हम इतना ही देख लेते हैं कि वर्ब जो वो रिप्रेजेंट करता है किसी भी एक्शन को, पोजेशन को या हैपनिंग को। अब इसके बाद एडवर्ब। एडवर्ब क्या होगा, जो किसी भी वर्ब के अंदर कुछ भी डिटेल जो है वो ऐड करे। प्रेपोजिशन क्या होगा, रिलेटिंग वर्ड। और कंजक्शन ज्वाइनिंग वर्ड, जो 2 अलग अलग सेंटेंसेस को जोड़ेगा। और इंटरजेक्शन होगा एकदम से हमारी फीलिंग्स का बाहर आना। फिर से देख लेते हैं, हमने शुरू किया कहां से, इंग्लिश लैंग्वेज, कहां से, साउंड से। साउंड्स के बाद हमारे पास आए लेटर्स, फिर हमारे पास आया वर्ड, और इसी वर्ड के हमने देखे क्या, पार्ट ऑफ स्पीच। वर्ड के बाद हमारे पास है फ्रेज। तो फ्रेज होता क्या है, सबसे पहले तो फ्रेज क्या है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। दूसरा इसका अपना कोई सब्जेक्ट और वर्ब नहीं होता। और तीसरा ये इसका मीनिंग कंप्लीट नहीं होता। जैसे अगर मैं आपको दिखाऊं कि
एग्जाम्पल के साथ अगर हम इस चीज को देखें तो हम ऐसा बोल सकते हैं क्या कि रोहित रीड्स सम बुक्स। अब अगर मैं इसको छिपा दूं, तो आपको दिख रहा है सम बुक्स, और अगर सम बुक्स देखूं तो इसके अंदर क्या है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो है, मगर इसका अपना ना तो कोई सब्जेक्ट है ना ही इसके अंदर वर्ब है, जो अपने आप में एक इनकम्प्लीट मीनिंग दे रहा है। तो ऐसे वर्ड्स जो किसी सेंटेंस के अंदर व्हाट का रिप्लाई करें, जैसे मैं यहां पे लिखूं क्या, रोहित रीड्स व्हाट, तो आपका आंसर होगा क्या, रोहित रीड्स सम बुक्स। तो ये जो सम बुक्स है, जो व्हाट का आंसर आ रहा है, ये अपने आप में क्या है, ये अपने आप में है फ्रेज। और कौन सा फ्रेज, नाउन फ्रेज। और आगे चल के अगर हम इन फ्रेज को देखेंगे तो ये आगे तीन कैटेगरी में हम इनको बांटेंगे। एक नाउन फ्रेज होगा, दूसरा हमारे पास एडवर्ब फ्रेज होगा, और तीसरा हमारे पास प्रपोजिशनल फ्रेज होगा। पर अभी हम बात करेंगे सिर्फ नाउन फ्रेज की। तो मेरे को लगता है कि आपको फ्रेज जो है वो समझ आ गया होगा। फ्रेज क्या है, फ्रेज वर्ड के बाद हमारे पास फ्रेज आता है। फ्रेज के अंदर ग्रुप ऑफ वर्ड्स रहता है, शब्दों का समूह रहता है, जिसके पास अपना ना तो सब्जेक्ट होता है और ना ही वर्ड होता है, और वो अपने आप में अनकंप्लीट मीनिंग होता है। और किसी भी वाक्य के अंदर आपको नाउन फ्रेज अगर पहचानना है तो उस वाक्य को आप वर्ड के साथ रिलेट कर सकते हो। अगर किसी वाक्य के अंदर किसी चीज का आंसर व्हाट का रिप्लाई हो रहा है, जैसे रोहित रीड्स व्हाट, रोहित रीड्स सम बुक्स, तो सम बुक्स अपने आप में क्या होगा, नाउन फ्रेज होगा। फ्रेज के बाद हमारे पास रहता है, हमारे पास आ गया फ्रेज। अब फ्रेज के बाद हमारे पास आएगा क्लोज। ये क्लोज क्या है, अब फ्रेज में हमने देखा कि इसके पास क्या है, नो सब्जेक्ट नो वर्ब, मगर इसके पास कंपल्सरी सब्जेक्ट भी चाहिए और वर्ब भी चाहिए, और इसका कंप्लीट मीनिंग हो भी सकता है और हो नहीं भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपके सामने कुछ स्टेटमेंट्स लिखने की कोशिश करूं, जैसे मैं लिखता हूं कि if he comes I will give him some books। अब हमारे पास दो क्लोज हो गए, एक स्टेटमेंट पहली होगी और एक स्टेटमेंट दूसरी होगी। अगर इसको मैं स्टेटमेंट फर्स्ट बोलूं, इसको स्टेटमेंट सेकंड बोलूं, तो इसके अंदर इफ तो हमें दिख रहा है कंजक्शन है, ही जो है वो सब्जेक्ट है और कम्स जो है वर्ब है। पहली कंडीशन हमारी फुलफिल होती है कि अगर किसी क्लोज के लिए कंपल्सरी सब्जेक्ट भी चाहिए और वर्ब भी चाहिए। दूसरा हमने ये बोला कि उसका कंप्लीट मीनिंग हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। बोलने का मतलब क्या है कि ये जो क्लोज है ये अपने पूरे मीनिंग के लिए किसी और स्टेटमेंट पर निर्भर करेगा। जैसे इफ ही कम्स आई विल गिव हिम सम बुक्स, तो इफ ही कम्स के रिप्लाई में जो आ रहा है उसको अगर हम देखना चाहे तो आप क्या करोगे, आई विल गिव हिम सम बुक्स, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, नाउन क्लोज भी बोलते हैं। और अगर इसकी हम बात करें, सेकंड तो उसकी बात करें, स्टेटमेंट की बात करें, तो इसके अंदर भी अपना एक सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब भी है, मेन वर्ब भी है, और इसके अंदर ऑब्जेक्ट भी है। तो ये अपने आप में क्या कर रहा है, कंप्लीट मीनिंग भी दे रहा है। कंप्लीट मीनिंग का देने का मतलब क्या हुआ कि अगर कोई सेंटेंस हमें कंप्लीट मीनिंग दे रहा है तो वो अपने आप में क्या होगा, सेंटेंस होगा। एक बार रिवाइज कर लेते हैं जल्दी से। इंग्लिश जो है वो लैंग्वेज है, लैंग्वेज जनरेट हुई साउंड से। साउंड्स हमारे पास आई दो टाइप की, कॉन्सोनेंट और वोवल साउंड। टोटल साउंड्स हमारे पास 44, कॉन्सोनेंट साउंड हमारे पास 24 और वोवल साउंड्स 20। वोवल साउंड्स वो थी जो कहां से जनरेट हुई, वोकल कॉर्ड से, और कॉन्सोनेंट साउंड्स वो थी जो हमारे वोकल कॉर्ड से जनरेट नहीं हुई। साउंड्स को आगे हमने तीन पार्ट में डिवाइड किया, कौन कौन सी, शॉर्ट साउंड्स, लॉन्ग साउंड्स और लेजी साउंड्स। साउंड्स के बाद क्या हुआ, 44 साउंड्स को जब हमने लिखने की कोशिश की तो हमारे पास लेटर्स आए कितने, 26। अब इन्हीं 26 लेटर्स को हमने आगे फिर से किसमें बांटा, कॉन्सोनेंट और वोवल्स के अंदर। और जब लेटर्स ने मिलके फॉर्मेशन करी वर्ड की जिसकी हमने डेफिनेशन दी क्या, कि एक मीनिंगफुल यूनिट है, जिसके वर्ड क्या है, ग्रुप, इसका लेटर्स का ग्रुप है जो मीनिंगफुल
साउंड जनरेट करे या मीनिंगफुल उसका कुछ ना कोई ना कोई अर्थ निकले। जब वर्ड की बात करी तभी हमने ये भी देखा कि वर्ड के पास अपने पार्ट ऑफ स्पीच रहते हैं। वर्ड के बाद हम फ्रेज पे आए। फ्रेज क्या था? फ्रेज एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स था जिसके अंदर अपना ना तो सब्जेक्ट था ना वर्ब था और ये इनकम्प्लीट मीनिंग था। इसके बाद क्लोज देखा। क्लोज के अंदर कंपल्सरी सब्जेक्ट भी होना चाहिए और वर्ब भी होना चाहिए, मगर होता क्या है कि क्लोज जो वो इंडिपेंडेंट भी हो सकता है और डिपेंडेंट भी हो सकता है। जब क्लोज डिपेंडेंट होगा तो वो किसी दूसरी स्टेटमेंट पर अपने आप का मतलब निकालने के लिए निर्भर रहेगा। और जो उसके बाद हमने लास्ट में देखा क्या? सेंटेंस। सेंटेंस क्या है? एक ऐसी स्टेटमेंट जिसके अंदर सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है और ऑब्जेक्ट भी है, मतलब जिसका अपना एक मीनिंगफुल मतलब निकलता है। यहां तक पहुंचते पहुंचते हमने एक चीज देखी कि हम चीजों को जितनी छोटी छोटी चीजों को सीखने की कोशिश करते हैं उतनी बड़ी बड़ी चीजें हमें आसान लगने लगती हैं। अभी तक हमने जितना देखा उसके अंदर हम पहुंच गए फाइनली जाके किसके कहां तक? सेंटेंस में। अब आपने देखा होगा कि एग्जामिनर मैक्सिमम इसका सेंटेंस एरर के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में दिखते रहते हैं। तो आइए हम एनालाइज करते हैं, कुछ एक सेंटेंसेस लिखते हैं और उसमें देखने की कोशिश करते हैं कि इन सेंटेंसेस में क्या एरर है। आइए एक एक्टिविटी के थ्रू इनको करने की कोशिश करते हैं, आप मेरे साथ जुड़े रहना। मैंने आपके सामने 6 सेंटेंसेस लिखे हैं। आइए देखते हैं कि क्या इनमें कोई एरर है या नहीं है। जब हम सेंटेंस पे पहुंचे तो हमें एक चीज का पता चला कि किसी की भी सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट होना चाहिए, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब होनी चाहिए, उसके बाद मेन वर्ब होनी चाहिए और फिर ऑब्जेक्ट होना चाहिए। तो अगर मैं यहां देखूं तो हमें राम जो दिख रहा है वो अपने आप में सब्जेक्ट है जो वो हमारा हेल्पिंग वर्ब है, डिसाइडेड जो है वो मेन वर्ब है और ये हमारा ऑब्जेक्ट है। मतलब क्या हुआ कि इस सेंटेंस में हमारे पास कोई भी एरर नहीं है। दूसरा अगर मैं देखूं, अब सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट। मगर जब मैं तीसरे वाक्य की हम बात करें तो यहाँ तीसरे सेंटेंस में हमारे पास आता है माय फ्रेंड अजय इज राइटिंग सम बुक्स, और इसी को मैंने इस तरह से भी लिखा कि अजय माय फ्रेंड इज राइटिंग सम बुक्स। तो यहाँ पे हम कंफ्यूज हो जाएंगे कि एक्चुअल अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स क्या होना चाहिए। क्या इसमें सब्जेक्ट जो है ये पूरा का पूरा सब्जेक्ट है या इसमें से कोई कुछ और? जैसे यहां तक अगर मैं देखूं तो ये हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब है और ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है। अगर मैं नीचे भी देखूं तो यही कहानी हमारे पास है, हेल्पिंग वर्ब है, मेन वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है। तो माय फ्रेंड अजय या अजय माय फ्रेंड अगर मैं देखूं तो मेरा दोस्त ही अजय है और अजय ही मेरा दोस्त है। मतलब माय फ्रेंड जो वही अजय है और अजय जो वही मेरा दोस्त है। तो इसके अंदर हमने ये देखना है कि हमारे पास सब्जेक्ट क्या है, एक्चुअल सब्जेक्ट हमारे पास क्या है। तो जब हमने ये देखा कि जब माय फ्रेंड अजय की या अजय माय फ्रेंड की मैं बात कर रहा हूं तो सब्जेक्ट के अंदर कुछ ना कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन आ रही है जो सब्जेक्ट के बारे में हमें कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा है। तो जब भी आपके सामने कुछ ऐसे सेंटेंसेस लिखे आए तो सबसे पहले आप क्या करोगे? सब्जेक्ट लिखोगे और जो एडिशनल इंफॉर्मेशन है उसको सब्जेक्ट के बाद लिखोगे। इसी को ग्रामेटिकली हम बोलते हैं एट्रीब्यूट। तो एट्रीब्यूट क्या हुआ? एट्रीब्यूट वो होगा जो हमारे सब्जेक्ट में कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन देगा। अगर आपको किसी भी एग्जाम के अंदर अगर सेंटेंस एनालिसिस या सिंटैक्स एरर का कोई क्वेश्चन आता है तो उसके अंदर अगर आपको कंफ्यूजन दिखता है कि कौन सा सब्जेक्ट होना चाहिए तो आपने ये देखना है कि किसके अंदर इंफॉर्मेशन जोड़ी जा रही है। तो यहाँ इंफॉर्मेशन जोड़ी जा रही है अजय जो कि मेरा दोस्त है। तो एक्चुअल क्या होगा? ये हमारे पास होगा सब्जेक्ट। माय फ्रेंड जो हमारी एडिशनल इंफॉर्मेशन है जिसको भी अभी आपने नाम दिया किसका? एट्रीब्यूट का, और हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब और उसके बाद आ जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट। मुझे लगता है कि अगर इस तरह से कोई क्वेश्चन आता है तो आप उसको इजीली कर लोगे। अब नीचे मैंने और एक क्वेश्चन लिख दिया, द क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज कंफ्यूज्ड अस। अब शुरू कर देते हैं। यहां पे भी अगर हम देखने की बात करें तो द क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज क्या पूरे का पूरा सब्जेक्ट होगा? तो यहां वैसे ही नीचे मैंने लिखा है द प्रिंसिपल ऑफ आवर स्कूल, मतलब हमारे स्कूल का प्रिंसिपल। तो इस जो ऊपर वाला हमने देखा इसके अंदर हमें इसके सब्जेक्ट में कोई ना कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन जुड़ती हुई दिख रही थी। जब हम नीचे देख रहे हैं तो उसमें ये देखा जा रहा है कि सब्जेक्ट कहीं ना कहीं से निकल के आ रहा है। जैसे
द क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, किस एक्सरसाइज के क्वेश्चन, इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन, मतलब ये जो सब्जेक्ट द क्वेश्चन जो है ये तो हमारे पास सब्जेक्ट है मगर ये निकल के कहां से आ रहे हैं, ऑफ दिस एक्सरसाइज। तो जो ये वाली चीज या इस तरह से जो क्वेश्चन आएंगे तो वो चीज, वो वर्ड्स जहां से इंफॉर्मेशन निकल के आ रही है उसको हम बोलते हैं एडजेंट। क्या बोलते हैं, एडजेंट। तो लिखा कैसे जाएगा, सब्जेक्ट प्लस एडजेंट। अब यहां पे कंफ्यूज नहीं होना है आपने कि एक जगह हम बोल रहे हैं कि सब्जेक्ट के बाद हमने एट्रीब्यूट लिखना है और दूसरी जगह हम बोल रहे हैं सब्जेक्ट के बाद एडजेंट लिखना है। आइए यहां पे कंफ्यूजन दूर करते हैं। जब मैं माय फ्रेंड अजय की बात कर रहा हूं तो हमें सिंपल माय फ्रेंड अजय लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, मगर जब मैं द क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज की बात कर रहा हूं या द प्रिंसिपल ऑफ आवर स्कूल की बात कर रहा हूं तो दोनों जगह हमें एक प्रपोजिशन लिखी हुई दिखाई दे रही है। तो जब भी हमें किसी वाक्य के अंदर सब्जेक्ट के बाद प्रपोजिशन के साथ कुछ लिखा दिखाई देता है, मतलब क्या हुआ, एडजेंट की मेन पहचान क्या है कि उसके साथ प्रपोजिशन लगी होगी और जो हमारा एट्रीब्यूट है उसके साथ प्रपोजिशन लगी नहीं होगी। तो एडजेंट भी हमेशा सब्जेक्ट के बाद ही लिखा जाएगा। तो लिखा क्या जाएगा, द क्वेश्चन। अगर मैं अब यहाँ पे पूछूं कि इसको हम डिवाइड करते हैं तो द क्वेश्चन तो हमारे पास आ गया सब्जेक्ट, ऑफ दिस एक्सरसाइज जो होगा वो एडजेंट होगा, वैसे ही ऑफ आवर स्कूल जो होगा वो एडजेंट होगा। अभी तक हमने तीन तरह से इसके एरर पकड़ने की कोशिश की है। एक तो था सिंपल सेंटेंस, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट। दूसरा हमने ये देखा कि अगर सब्जेक्ट के अंदर इंफॉर्मेशन, एडिशनल इंफॉर्मेशन मतलब कोई एट्रीब्यूट है तो वो कैसे लिखा जाएगा, उसकी अरेंजमेंट कैसे रहेगी। और फिर अर्जेंट क्या है, कैसे उसको पहचानेंगे और उसकी जो अपनी वो है अरेंजमेंट है वो कैसे रहेगी। आइए मैं कुछ और वाक्य लिखता हूँ और उसके साथ फिर हम देखने की कोशिश करते हैं कि उसमें कोई एरर है या नहीं है। मैंने आपके सामने कुछ और वाक्य लिखे हैं, कुछ और सेंटेंसेस लिखे हैं। आइए देखते हैं कि इसमें क्या है। फर्स्ट मैंने लिखा संजीव इज अ नाइस डॉक्टर। अगर मैं यहाँ पे देखूं तो संजीव जो है वही अच्छा डॉक्टर है और अच्छा डॉक्टर जो है वही संजीव है। मतलब ये हमारा सब्जेक्ट हुआ, ये हमारा वर्ब हुआ, तो क्या ये हमारा ऑब्जेक्ट हुआ। बड़े सारे बच्चे इसको ऑब्जेक्ट मान लेंगे, एक्चुअल में ये ऑब्जेक्ट ना होकर सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। इसको हम बोलते हैं सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। क्यों, क्योंकि ये जो ऑब्जेक्ट की जगह लिखा हुआ कुछ भी है वो हमारे अपने आप में बात किसकी कर रहा है, सब्जेक्ट की ही बात कर रहा है। अगर मैं बोलूं अजय ग्रीव एंग्री तो कौन गुस्सा हुआ, अजय तो गुस्सा हुआ। तो अगर अजय सब्जेक्ट है तो ये अजय का क्या होगा, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होगा। समझ आ रहा, मतलब क्या हुआ कि कई बार क्या होता है सब्जेक्ट सब्जेक्ट वर्ब और उसके बाद हम लिख देते हैं क्या, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। और इसके आगे जो मैंने वाक्य लिखने की कोशिश की उसमें मैंने लिखा दे ऑफर्ड द गेस्ट मैनी डिशेस। तो दे जो हो गया हमारे पास हो गया सब्जेक्ट, ऑफर्ड हमारे पास मेन वर्ब हो गया। अब यहाँ पे हमारे पास दो ऑब्जेक्ट आ रहे हैं, एक ऑब्जेक्ट 1 है और एक ऑब्जेक्ट 2 है। अब ऐसे समझिए कोई भी ऑब्जेक्ट है उसको हम आगे दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक क्या होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब किसी भी वाक्य के अंदर, किसी भी सेंटेंस के अंदर अगर हमारे पास दो ऑब्जेक्ट हैं, या सिंपल सी बात ऐसा समझिए कि कोई भी वाक्य डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बिना पूरा नहीं होगा। फॉर एग्जांपल मैं ऐसा बोलूं दे ऑफर्ड और इसको मैं मिटा दूं, मैनी डिशेस को अगर मैं हटा दूं, मैं बोलूं दे ऑफर्ड दी गेट्स, तो क्या इसका कोई मतलब निकल रहा है, इस ऑब्जेक्ट का कोई मतलब निकल रहा है, नहीं निकल रहा हूं। अगर मैं यहाँ पे दी गेस्ट को हटा दूं तो मैं बोलूं दे ऑफर्ड मैनी डिशेस, तो हमें पता चल रहा है कि वो ऑब्जेक्ट जो है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है जिसका अपना एक खासा इंपॉर्टेंस है, वो हो गया हमारे मैनी डिशेस। तो इसको हम बोलेंगे क्या, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और जो दूसरा होगा वो होगा हमारे पास इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और किसी भी वाक्य के अंदर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का होना ना होना खासा इंपॉर्टेंस रखता नहीं है। किसकी इंपॉर्टेंस ज्यादा रहती है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की। तो एक बार मैं आप जितनी भी चीजें हमने पढ़ी उनको एक बार जोड़ने की कोशिश करता हूं। हमने इंग्लिश की बात करी, हमने देखा कि इंग्लिश क्या है, लैंग्वेज है। लैंग्वेज कहां से जनरेट हुई, साउंड से जनरेट हुई। कितने टाइप की साउंड्स हैं, कौन कौन सी है वो भी मैंने आपको बताया। उसके बाद साउंड से हमारे पास लेटर्स आए, लेटर्स से वर्ड आए, वर्ड मिलके बनाए फ्रेज, फ्रेज से बना क्लोज, क्लोज से बना सेंटेंस। और कुछ एक हमने प्रैक्टिस करी किसकी, सेंटेंस एनालिसिस करके सेंटेंस किसी भी सेंटेंस के अंदर क्या एरर हो सकता है हमारे पास। उसमें हमने देखा क्या कि किसी भी सेंटेंस
सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट का होना जरूरी है, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट का होना जरूरी है। उसके बाद हमने ये देखा कि कभी कभी सब्जेक्ट के अंदर कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन जुड़ जाती है, तो उसको हम लिखते कैसे हैं कि सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा जाएगा, फिर एडिशनल इंफॉर्मेशन जिसको हम नाम दिया एट्रीब्यूट का। कभी बार क्या होता है कि सब्जेक्ट किसी चीज से निकल के आता है, जिस चीज से निकल के आता है उसको हम नाम देते हैं एजेंट का। और एजेंट की खासी पहचान ये है कि उसके साथ हमेशा प्रपोजिशन लगी रहेगी, मतलब लिखा हुआ भी ऐसे ही जाएगा कि सब्जेक्ट के बाद ही एजेंट आएगा, मगर एजेंट क्या होगा, उसके साथ प्रपोजिशन रहेगी। तीसरा हमने देखा कि कई बार सब्जेक्ट जो होता है वही अपने आप में ऑब्जेक्ट भी होता है, तो उस टाइम पे हम क्या करते हैं कि ऑब्जेक्ट ना बोल के उसको क्या बोलते हैं, सब्जेक्ट कंप्लीमेंट बोलते हैं। और कई बार एक ही सेंटेंस के अंदर दो ऑब्जेक्ट भी हो सकते हैं, तो कौन सा ऑब्जेक्ट सही रहेगा, हमेशा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो है वही हम फॉलो करेंगे, क्योंकि उसके जुड़ने से उस सेंटेंस का एक मीनिंगफुल साउंड निकलेगा। तो यहां तक मेरे को लगता है कि आपको समझ आया होगा। अब हम शुरू करेंगे इसके बाद क्या, पार्ट ऑफ स्पीच में हमने देखा नाउन, तो नाउन से हम शुरू करेंगे।